आपका अमर्त्य होने के अधिकार से और आपका शुभचिंतक होने के नाते इतना कहना चाहता हूं कि अशोक के साथ इतनी कठोरता सही नहीं, और मेरे मतानुसार कौरवकी ने इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया है जितना उसे दंड मिल चुका है। हाँ, उसने भूल अवश्य की है, मगर इसका अभिप्राय उचित था या नहीं, यही है ना? वर्षों से अशोक के लिए आप यही बोलते आ रहे हैं आचार्य, किंतु अब मैं अशोक के बचाव में खिन्न हो चुका हूं, और वो कन्या, उसे तो मैं देखना भी नहीं चाहता। देवी, ये कैसी निराश भरी बातें कर रही हो? अब तक तुम मेरी प्रेरणा स्तोत्र बनती रही, मुझ में नई ऊर्जा भरती रही, परंतु ये सब कुछ देखने के पश्चात निराशा तो होती है ना। अशोक के इतना कुछ करने के बाद भी, सही होने के बाद भी सम्राट उसे समझ नहीं पाए, और सबके समक्ष अशोक के लिए आपको अयोग्य घोषित कर दिया। अब मेरी आशा क्षीण होती जा रही है। मुझे प्रतीत हो रहा कि हम हार गए। हारना तो इसे था ही, किंतु ये इतनी ढीठ और निर्लज हो सकती है, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इतना अपमान होने के पश्चात तुम यहाँ क्यों रुकी हुई हो? अपना मान सम्मान तो तुम्हारा रहा नहीं, अपने माता पिता के मान सम्मान के बारे में तो सोच लेती। मेरे माता पिता को बीच में मत लाओ। अच्छा ठीक, तुम्हारे माता पिता को बीच में नहीं लाता, किंतु मेरे ना बोलने से सत्य परिवर्तित हो जाएगा? हाँ नहीं ना? सत्य तो यही है कि सम्राट ने तुम्हारी वास्तविकता देख ली, परख लिया है तुम्हें कि तुम क्या हो। तुम्हारी जैसी कन्या कभी रानी नहीं बन सकती। अब मेरा और अशोक का विवाह होगा, और मैं देखूं कि तुम ये देखते हुए कैसी लगती हो। बहुत अधीर हूं मैं ये सब देखने के लिए। एकांत। होकर राजमाता की बलिदान को व्यर्थ मत करो। तक्षशिला पे शासन के लिए तैयार रहो। तो तक्षशिला है क्यों? भारतवर्ष में प्रवेश का द्वार है वो हम यूनानियों के लिए। पहले तक्षशिला लेंगे, फिर मगध, फिर पूरा भारत, अशोक का अखंड भारत, चाणक्य का अखंड भारत। अपनी पितामही की अस्थियों की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं उनका पौत्र जस्टिन और नूर का पुत्र श्यामक तब तक इन अस्थियों को प्रवाहित नहीं करूंगा जब तक मगध के राज सिंहासन पर बैठ नहीं जाता। आप मर के भी मेरी प्रेरणा के रूप में मेरे साथ रहेंगी पितामह। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपका बलिदान इतिहास के पृष्ठों में सुनहरे अक्षरों में अंकित हो, और मैं मगध सम्राट बनकर नया इतिहास रचूंगा। मगध का राज सिंहासन मेरा होगा। तुम देखोगे अशोक, मैं कैसे इसे संभाल करता हूं।
हमने आज केवल अपनी सूची से एक नाम नहीं काटा है अशोक, बल्कि षड्यंत्रों की उत्पत्ति के केंद्र को समाप्त कर दिया है। उन सभी में से हेलेना सबसे अधिक अनुभवी और दूरदर्शी थी, और उसकी मृत्यु के पश्चात उन सबकी आंतरिक कार्य संरचना का स्वरूप ही परिवर्तित हो जाएगा। अब तुम्हारी आगामी योजना क्या है अशोक? आचार्य, श्यामक का तक्षशिला जाना हमारे लिए संकट का संकेत है। उसने अपनी मृत्यु स्वयं सुनिश्चित की है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। राजकोष लूटने का विचार तुम्हारे मन में आया भी कैसे? तो फिर राजमाता की मृत्यु का प्रतिशोध कैसे लूं? अशोक पहले ही अपनी सूची से एक नाम काट चुका है। आपने ये कैसे सोच लिया कि उसके बाद वो कुछ नहीं करेगा? हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठने वाला, कुछ तो अवश्य करेगा। वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। ओ, तो तुम्हें लगता है मैं उस तुच्छ प्राणी से डरता हूं? मुझे भय है उसका। सिंहासन का खेल अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तुम्हें कुछ अलग, कुछ और ही सोचना होगा। अशोक को वहां मारो जहां सबसे ज्यादा लगे। मैं बस ये जानना चाहता था कि राजकोष से हम अशोक का विनाश कैसे कर सकते हैं? राजकोष लूटकर अशोक, इन दोनों का संबंध क्या है? दान के अभाव में पूरा मगध निर्धन हो जाएगा। शासन ही लूटेगा। सेना को वेतन नहीं दे पाएंगे तो सेना नहीं होगी। सेना नहीं तो मगध असुरक्षित। प्रजा पे अधिक कर लगेगा, हाहाकार मचेगा। अशोक का अखंड भारत खंड खंड हो जाएगा और उसका सारा आरोप अशोक को आएगा, क्योंकि राज्य की अंदरूनी सुरक्षा उसके जिम्मे है। अद्भुत योजना है, बिल्कुल आपकी सुंदरता की तरह अद्भुत योजना। तो आओ हम साथ मिलकर सिंहासन का खेल अब की ऐसा खेलें जो अशोक नाम की इस बाधा को हमेशा के लिए दूर कर दे। तुम दोनों के लिए सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता बन जाएगा। तो इन्होंने 2 दिन से अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। रुको धर्मा, लोगों को एकांत की भी आवश्यकता हो सकती है धर्मा। तो माँ बेटे को ये समझ में नहीं आता है। ऐसे समय पे केवल जब मन की बात सुननी होती है, कोई निर्णय लेना होता है, विशेषकर राजवंशियों जिनके पास बड़े बड़े दायित्व है, जिन्हें महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है। किंतु हस्तक्षेप तुम्हारी प्रवृत्ति है। जिसके पति ने 2 दिन से अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं किया, वो स्त्री ऐसा कैसे सोच सकती है? मेरा तात्पर्य उस स्त्री से है जो अपने पति से प्रेम करती है, उनकी चिंता करती है। लेकिन आप ऐसा क्यों सोचेंगे? और मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही। ये प्रेम है। प्रेम नहीं धर्मा, एक दासी की सोच है। वैसे भोजन और सेवा के व्यतिरिक्त तुम कुछ सोच भी पाती हो? सम्राट, आपने 2 दिन से भोजन नहीं किया। भोजन कर लीजिए। नहीं,
सर्वप्रथम मैं अपने पुत्रों के विवाह के संदर्भ में अपने निर्णय से सबको अवगत कराना चाहता हूं। सभी को सभा में उपस्थित होने का आदेश दो। हर पिता को यह प्रतीक्षा होती है कि उसका पुत्र अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करे, वैवाहिक दायित्वों को संभालने योग्य बन जाए, उसके वंश की वृद्धि करे। पर इससे पूर्व कि मैं ये घोषणा करूं कि तुम दोनों के लिए मैंने किसका चयन किया, मैं तुम दोनों को विवाह के विषय में कुछ बताना चाहता हूं। अधिकांश व्यक्ति ये सोचकर विवाह करते हैं कि विवाह करके उनके मनोरथ पूर्ण हो जाए, जैसे कि ये एक ऐसा पात्र है जिसमें अंतरंगता, मित्रता, प्रसन्नता, सुख वो सब प्राप्त हो जाए, जिसकी वो कामना करे। किंतु ये सब मिथ्य है। आरंभ में विवाह एक रिक्त पात्र होता है। पात्र से कुछ भी निकालने से पूर्व उसे भरना होता है। प्रेम जो होता है वो विवाह के बंधन में निहित होता है, वो उन दो व्यक्तियों में होता है जो विवाह करके एक सूत्र में बनते हैं, और वो अपने प्रेम से इस विवाह को सींचते हैं। प्रतिदिन प्रतिपल पोषित करते हैं। उस पात्र को भरते रहने की कला प्रेम से, त्याग से, समर्पण, सेवा से भरने से अधिक निकालेंगे तो पात्र रिक्त हो जाएगा। यहाँ पधारी सभी राजकुमारियों का मैं अत्यंत आभारी हूं कि उन्होंने हमारे जीवन का, परिवार का अंग बनने हेतु अत्यंत प्रयास किए। सर्वप्रथम मैं उस राजकुमारी का नाम घोषित करना चाहता हूं जिसका हमने हमारे ज्येष्ठ पुत्र सुशीम के पत्नी के रूप में चयन किया है। और वो है धर्मपुरा की राजकुमारी चंदा। मेरे पुत्र सुशीम के बिल्कुल विपरीत है तुम्हारा स्वभाव, और इसलिए मुझे लगता है कि तुम उसे पूर्ण करोगे। आयुष्यवंत भव। राजकुमार सुशीम की, 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 राजकुमार सुशीम की। आनंदनी, एक रानी बनने हेतु जितने गुण चाहिए वो सब तुम में। पर मैं अशोक का विवाह तुमसे नहीं कर सकता। और इस बात के लिए मुझे अत्यंत खेद है।
फिर तो अशोक का विवाह इस मोटी से होना निश्चित है। मुझे अशोक के लिए ऐसी कन्या चाहिए जो स्त्री से बढ़कर, जो एक रानी बन सके, एक अच्छी पत्नी बन सके, जैसे मेरी धर्मा ने उचित कहा था, विवाह में मूल तत्व प्रेम होता है। और मुझे ज्ञात है कि मेरा पुत्र किसी से प्रेम करता है, और उसी कन्या का मैंने चयन किया है। वो है कौरकी। किंतु इनका प्रेम एकमात्र कारण नहीं है, जिसे ध्यान में रखते हुए मैंने कौरकी का चयन किया है। किंतु आपने तो कहा था कि मैं शत्रु की पुत्री हूँ, और तुममें कई दोष हैं कौरकी, और उसमें सर्वप्रथम तुम्हें ये दोष सुधारना होगा कि जब बड़े बात करते हैं तो उन्हें बीच में टोका नहीं करते। तुम लोग इतना कुछ छिपा सकते हो मुझसे, नाटक कर सकते हो मुझसे, क्या मैं छोटा सा नाट्य नहीं कर सकता? कौरकी ही अशोक के लिए योग्य जीवन साथी है। यह मुझे 10 वर्ष पूर्व समझ जाना चाहिए था, जब इसने तक्षशिला में सर्वप्रथम अशोक का साथ दिया था। मेरे पुत्र को मुझसे अधिक समझ पाई थी, और उस दिन इसने सभा की अवमानना की चिंता किए बिना इस निर्भीकता से सत्य का साथ दिया, अशोक का साथ। तब मुझे प्रतीत हुआ था कि इसने मर्यादा का उल्लंघन किया है। हाँ, किया है इसने। पर ऐसी ही कन्या अशोक की अर्धांगिनी बन सकती है, जो इसके लिए अपनी चिंता ही ना करे, किसी की चिंता ना करे, जो इसके सत्य के लिए इसके साथ खड़े रहने का साहस रखे। पिताजी, आयुष्मान।